Good morning students and my dear friends, today is 19th of December 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। और आज के मिंट पेपर की 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 18 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। जी सोनी मर्जर एट एज ऑफ ब्रेकडाउन। तो जील और सोनी का मर्जर जो कुछ टाइम पहले डिसाइड हुआ था, हालांकि जिसको लेकर के कई सारे रेगुलेटरी हर्डल्स भी आए थे, उन सारे हर्डल्स के रिमूवर के बाद में फाइनली जो सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट है वो जील से इस पर्टिकुलर मर्जर को एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कैलिफोर्निया बेस्ड सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट इज अनलाइकली टू एक्सटेंड द टाइमलाइन। जील ने रिक्वेस्ट करी थी, हालांकि सोनी जो है वो इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन के लिए तैयार नहीं है। और अगर इस डील की बात करें तो दिसंबर 2021 में सोनी एग्री हुआ था जी के साथ मर्ज होने के लिए एंड टू क्रिएट एन एंटरटेनमेंट जियांट कमांडिंग अ मार्केट शेयर ऑफ ओवर 28%। तो ऐसा कहा जा रहा था कि इसके बाद जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो एक एंटरटेनमेंट जियांट बड़ी कंपनी बनकर आती है उसका 28% मार्केट शेयर होता है। हालांकि कई सारे इश्यूज़ हैं, अगर आप रेगुलर हैं तो मिस्टर गोयनका, सुभाष चंद्रा रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उन सब की वजह से ये जो मर्जर था दोनों ही कंपनी का, सोनी का और जी का, ये इम्पैक्ट हुआ। आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा, हमने कई बार ये न्यूज़ डिस्कस करी है। तो जी जो था वो थोड़ा एक्सटेंशन के लिए डिमांड कर रहा था, बट एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, द Sony Picture Entertainment is unlikely to extend the timeline। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर इशू की वजह से टाइमलाइन एक्सटेंशन को लेकर के प्रोबेबली हो सकता है कि जो ये $10 बिलियन की जो डील है हो सकता है ये कैंसिल हो जाए। तो सुभाष चंद्रा लेड जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज लिमिटेड, जिसको हम जील के नाम से या जनरली जी के नाम से भी जानते हैं, तो प्रोबेबली हो सकता है कि ये डील कैंसिल हो जाए, क्योंकि सुभाष चंद्रा को लेकर के कई सारे इश्यूज थे। अब टाइमलाइन को लेकर के कई सारे इश्यूज हैं। लेट अस सी कि सारे रेगुलेटरी अप्रूवल होने के बाद भी अगर ये डील फाइनलाइज नहीं होती या इन बिटवीन ब्रेकडाउन होती है तो डेफिनेटली इट विल बी अ लॉस फॉर इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो फिलहाल के लिए जील की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना जी की साइड से और ना ही सोनी की साइड से आया है। और सोनी किस चीज़ को लेकर के ज़्यादा वरी है, सोनी पिक्चर्स जो है उसका कहना है कि जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर है और पर्सनल गेन को ध्यान में रखते हुए हम शेयर होल्डर की वेल्थ को किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस में या इरोजन में नहीं डाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइमलाइन। 2021 10 दिसंबर को सोनी और सी ने यह मर्जर अनाउंस किया था। 2022 को बीएससी एनएससी से मर्जर का अप्रूवल भी मिल गया था। 4 अक्टूबर को सीसीआई ने भी अप्रूव कर दिया था ये मर्जर विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। हालांकि 2023 में जो गोयनका और मिस्टर चंद्रा को लेकर के जो सेबी के जो वर्डिक्ट आए थे, जो भी के ऑर्डर आए थे, उसकी वजह से ये जो फिलहाल के लिए जो मर्जर था वो एक्सटेंड हुआ था। 30 अक्टूबर को सैट ने सेबी के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था और कहा जा रहा था उसके बाद प्रोबेबली मर्जर एग्जीक्यूट कर जाएगा, बट अब जी ने ज़्यादा टाइम मांगा है जिसको लेकर के सोनी जो है वो एग्रीमेंट में नहीं। हालांकि इसके अलावा एक इशू ये भी है इन दोनों के मर्जर के बीच में कि जील चाहता है कि जो ये मर्ज एंटिटी हो इसको सुभाष गोयनका लेड करें। हालांकि सोनी के साइड से इस पर्टिकुलर इशू पर एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है और इसी डिस्प्यूट को प्रोबेबली रिजॉल्व करने के लिए जील ने ज़्यादा टाइम मांगा होगा, बट सोनी एग्री नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं सोनी के साइड से अब इस पर्टिकुलर मर्जर को लेकर के बैकस्टॉप देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज आल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। टेलीकॉम बिल रिंग्स इन स्लीव ऑफ चेंजेस। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो बहुत टाइम से जिस टेलीकॉम बिल का वेट हो रहा था, जो बेसिकली 3 एग्जिस्टिंग लॉज को, कौन कौन से, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, Indian Wireless Telegraphy Act 1933 and Telegraph Wire Unlawful Possession Act 1950, इन 3 एग्जिस्टिंग लॉ को रिप्लेस करके जो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम बिल आ रहा था जिसका बहुत टाइम से वेट किया जा रहा था, उसमें गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने वाली है। अगर आपको थोड़ा सा मैटर याद हो, इस न्यूज़ को भी हमने कवर किया था जिसमें जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और इसके अलावा
जो मैसेजिंग ऐप्स हैं उनको इस पर्टिकुलर बिल से एक्सक्लूड किया गया था और इसी को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था टेलीकॉम बिल पर। तो फाइनली कहा जा रहा है कि प्रोबेबली जो बिल एक्चुअली पार्लियामेंट में या लोकसभा में प्रपोज किया गया है उसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। जो ओरिजिनल टेलीकॉम बिल था वैसा बिल एग्जैक्टली लोकसभा में टेबल नहीं किया गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम, mandate biometric authentication of new telecom user, regulate encryption towards for internet communication, and power to take over the telecom networks at the time of crisis और emergency। इस तरह के इश्यूज पर कई सारे चेंजेस किए गए हैं और उसके बाद ये जो नया टेलीकॉम बिल है ये लोकसभा में प्रपोज किया गया है। तो अब जो बिल टेबल किया गया उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, तो अगर हम देखें तो जो अब गवर्नमेंट है वो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम को एलोकेट करेगी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑक्शनिंग इट। तो जो ऑक्शन का प्रोविजन पहले रखा गया था स्पेशली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम के लिए, उन पर गवर्नमेंट ने खुद एलोकेशन की पावर ले ली। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर रूल के चेंज होने के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि हम बात करें वन वेब जो कि जनरली भारतीय ग्रुप बैक्ड कंपनी है, रिलायंस जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एलॉन मस्क स्टारलिंक, अमेजॉन प्रोजेक्ट कूपर, ये जितनी भी सर्विसेज हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बेस्ड, ये बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएंगी, एफिशिएंट मैनर में लॉन्च हो जाएंगी, क्योंकि फिर ऑक्शनिंग की जो लेंथी प्रोसेस है उसके लिए इन कंपनीज को, स्पेशली सैटेलाइट कंपनीज को नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट GMPCS लाइसेंस जो है इस तरह की सर्विसेज के लिए खुद इशू करेगी। So spectrum for telecommunication services as well as 19 others including TV broadcast, DTH, national long distance calling, maritime in-flight connectivity services can be allocated outside the spectrum process। तो जो ये टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 प्रपोज किया गया है पार्लियामेंट में एज पर अवर टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उसके अकॉर्डिंग अब ये सारी सर्विसेज जो हैं उनको ऑक्शन से आउटसाइड रखा गया है। और अगर हम देखें स्पेक्ट्रम के एलोकेशन की हिस्ट्री को, तो सुप्रीम कोर्ट के 2G स्कैम में डिसीजन के बाद पहली बार गवर्नमेंट का ऐसा अप्रोच है जहां पर गवर्नमेंट ने इस तरह की स्पेक्ट्रम बेस्ड सर्विसेज को ऑक्शन से बाहर रखा है। इसके अलावा कई सारे और चेंजेस भी प्रपोज किए गए हैं जो कि अभी हम आगे आने वाले बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। स्टेट रन बैंक्स ऑन ग्रीन ड्राइव सीक आउटसाइड हेल्प। तो सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो स्टेट रन बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दे आर टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज को लेकर के रिस्क बढ़ रहा है स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल डोमेन में, उसके लिए इंडियन बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट ओन बैंक्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन बैंक स्पेशली पब्लिक सेक्टर में या जो स्टेट ओन बैंक्स हैं वो कई सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स को इंक्लूड करना है इनटू देयर डे टू डे डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड रिस्क है उनको मिटिगेट किया जा सके, उनको रिमूव किया जा सके, उनको रिड्यूस किया जा सके। और इसके लिए जो इंडियन बैंक्स हैं दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एक्सटर्नल हेल्प, जिससे कि प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट किया जा सके फॉर बेटर डिसीजन इन टर्म्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। तो जो भी बिजनेस डिसीजंस बैंक्स लें वो सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इंपैक्ट, इकोलॉजी को ध्यान में रखकर के लें। इसके लिए बैंक्स जो इंडियन बैंक्स जो स्पेशली PSBs जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें इंडिया का जो लार्जेस्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जो बैंक ऑफ बड़ौदा BOB है वो इस पर्टिकुलर इशू को, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं। SBI ने कहा है कि अगस्त में they wanted to hire a consultant to measure the carbon footprints of their different loan services or their financial services। तो जो लोन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज SBI ऑफर कर रहा है उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना हो रहा है, कितना कार्बन एमिशन उससे हो रहा है, चाहे वो पेपर वर्क यूज हो, चाहे वो कंप्यूटर से किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक का यूजेस हो। तो लोन पोर्टफोलियो बेंचमार्क कार्बन फुटप्रिंट्स को लेकर के SBI जो है वो कंसल्टेंट हायर करना चाहता है। इसके अलावा अगर हम SBI के और इनिशिएटिव को देखें तो SBI ने अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का एक सिंडिकेटेड सोशल लोन फरवरी में, एक सोशल फंड जो है वो फरवरी में रेज किया था, जो कि MUFG बैंक, तपाई कमर्शियल बैंक्स,
इन सब ने मिलकर के अरेंज किया था। और एसबीआई का कहना है कि दिस वाज द लार्जेस्ट ईएसजी लोन बाय एनी कमर्शियल बैंक इन एशिया पैसिफिक रीजन। ईएसजी स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। और ग्लोबली ये अभी तक का सबसे दूसरा बड़ा लार्जेस्ट सोशल लोन है जिसको लिया था एसबीआई ने। इसके अलावा अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के इनिशिएटिव की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी कंसल्टेंसी अपॉइंट करने के लिए कोशिश कर रहा है जहाँ पे ग्रीन फाइनेंसिंग को प्रमोट किया जा सके। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लीड किया है। प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में हमें अदर पीएसबी से भी ये इनिशिएटिव देखने को मिले। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। हाइड्रो पावर मेगा मर्जर ऑफ NHPC to other put on hold. The government has deferred the ambitious plan to merge 3 state-run hydro पावर कंपनीज। तो जो 3 स्टेट रन हाइड्रो पावर कंपनी जिनका मर्जर, एम्बिशियस मर्जर गवर्नमेंट प्लान कर रही थी, फिलहाल उस मर्जर को होल्ड पर रखने की बात हो रही है, उस मर्जर को डिफर करने की बात हो रही है। तो कौन कौन से मर्जर की कौन कौन सी कंपनीज थी अगर हम देखें तो ये THDC इंडिया लिमिटेड और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, निपको जिसको बोलते हैं, इसका NTPC में 2 कंपनीज के मर्जर की बात हो रही थी। लेकिन फिलहाल के लिए बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर मर्जर को होल्ड ऑन कर रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Macquarie plans NBFC for EV biz set aside $400 million. The Australian financing services firm is looking to enter into India's क्रेडिट स्पेस और क्रेडिट सेक्टर। जो इंडिया में जिस तरह से क्रेडिट बूस्ट कर रहा है, क्रेडिट की ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, उसमें लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं NBFCs के लिए, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। तो उसी को देखते हुए जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स मैक्वेरी, वो इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रही है थ्रू एस्टैब्लिशिंग और थ्रू लॉन्चिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC एज अ पार्ट ऑफ EV प्लेटफॉर्म इन इट्स प्लानिंग टू सेट अप द कंट्री। And this NBFC will help the commercial fleet operators to avail the credit and address the major gap in India's EV segment. तो बेसिकली EV सेगमेंट को फाइनेंस करने के लिए एक स्पेसिफिक NBFC सेटअप करने का प्लान कर रही है कंपनी। हालांकि रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो मैक्वेरी है बहुत जल्द ही RBI में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ और इसके साथ ही पेज नंबर 4 पर दिया हुआ एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल जो है टेलीकम्युनिकेशन बिल से रिलेटेड है, जो कि अभी हमने मिनट में डिस्कस किया है। तो कुछ एक्सटेंशन में न्यूज़ कवर करेंगे। पहला आर्टिकल देखते थे जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग रिफॉर्म्स ऑन कार्ड। तो बेसिकली ये एक न्यूज़ एनालिसिस अगर हम देखें तो एडिटोरियल है, जहाँ पर ऑथर ने जो नया बिल आ रहा है, जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उनको लेकर के एक एनालिसिस प्रेजेंट करी है। हालांकि आप अगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो डिटेल में देख सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। इसमें क्या बोला गया है कि मंडे को गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट में जो बिल टेबल किया है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023, उसमें कई सारी जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की स्पेक्ट्रम को लेकर के, स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर के, उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया है। और ऑथर के अकॉर्डिंग दीज आर द रिफॉर्म्स इनटू स्पेक्ट्रम एंड लाइसेंसिंग सेक्टर। So refarming of spectrum, unified authorization for telecommunication services, digital resolution rules to a unbranded universal service obligation fund USOF, इन सारे नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर नए बिल में जो कि पार्लियामेंट में टेबल किया गया है, ये इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया है कि जो बहुत टाइम से टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज डिमांड कर रही थी गवर्नमेंट से कि इस तरह के रूल्स में चेंज लाया जाए, जो नॉर्म्स में जिसमें स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज डिमांड कर रही थी, सारे अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे डिमांड्स को इंक्लूड किया गया है इस नए टेलीकम्युनिकेशन बिल में। और ऐसा कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर इंक्लूजन से जो टेक्नोलॉजीज हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, जो सर्विसेज हैं, उनका एफिशिएंट, स्पेशली स्पेक्ट्रम बेस्ड जो स्पेक्ट्रम बॉन्ड बेस्ड जो सर्विसेज हैं, उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाएगा। Currently, they can only utilize a spectrum they have received for a single use case notified in the auction. तो अभी क्या है, अगर ऑक्शन हो रहा है और ऑक्शन में जिस पर्टिकुलर सर्विस के लिए ऑक्शन हो रहा है कि आप उस एलोकेटेड स्पेक्ट्रम को केवल और केवल उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा कहा जा रहा है कि जो नया बिल प्रपोज किया गया है उसमें अगर एक बार आपको स्पेक्ट्रम एलोकेट हो गया तो आप उस स्पेक्ट्रम को मल्टीपल सर्विसेज के लिए यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि जो स्पेक्ट्रम है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाएगा। हाउएवर, government will not return the amount already paid by companies in case any company return the or surrender the spectrum. तो इस पर्टिकुलर नए बिल में
टेलीकॉम फर्म्स को ये भी अलाउ किया गया कि अगर उनको लगता है कि वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम या ब्रॉडबैंड जो है वो उनके यूजर्स में नहीं है तो वो उसको रिटर्न कर सकती हैं, बट जो उन्होंने मनी पे किया था ऑक्शन के समय वो जो है वो उनको वापस नहीं किया जाएगा। हालांकि ऑक्शन जो है वो प्रेफर्ड रूट रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट को लगता है जहां पर ऑक्शन फीजिबल नहीं है, जहां पर ऑक्शन पॉसिबल नहीं है, जहां पर ऑक्शन से अच्छा वैल्यू यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, वहां पर गवर्नमेंट खुद से उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को एलोकेट कर सकती है, जैसा कि अभी हमने मिनट में डिस्कस किया। सो दीज आर द चेंजिंग ट्रैक, स्पेक्ट्रम, लाइसेंसिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि ऑक्शन को बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं रखा गया है। लाइसेंसिंग स्पेक्ट्रम यूजेस को लेकर के बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। मोर देन 100 डिफरेंट लाइसेंस, परमिशन एंड रजिस्ट्रेशन गिवन बाय डॉट टू बी विदड्रॉन। तो जो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती थी लाइसेंसिंग को लेकर के, बहुत ज़्यादा परमिशन रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती थी, तो प्रॉब्ली इस नए टेलीकम्युनिकेशन बिल में उस मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थी उसको रिमूव कर दिया गया है। एक सिंप्लीफाइड रेजीम ऑथराइजेशन का, सिंगल ऑथराइजेशन का प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा अगर हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें तो वॉलंटरी अंडरटेकिंग मैकेनिज्म टू डिस्क्लोज द इनएडवर्टेंट लैप्सेस, और इसके अलावा 2 टियर मैकेनिज्म रेजोल्यूशन के लिए भी प्रपोज किया गया। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में या कंपनी के बीच में स्पेक्ट्रम को लेकर के, स्पेक्ट्रम यूजर्स को लेकर के, सर्विसेज को लेकर के, तो उसके लिए 2 टियर मैकेनिज्म जो है वो एलोकेट किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैज बीन प्रपोज इनटू दिस टेलीकम्युनिकेशन बिल, एंड यू कैन जस्ट हैव द हिस्ट्री टाइमलाइन, कब कब क्या क्या हुआ याद करने की जरूरत नहीं, बट हाँ अगर आप किसी डिस्क्रिप्टिव आंसर को लिखेंगे तो दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विल बी वेरी यूजफुल। इसी के साथ पेज नंबर 1 पर दी हुई न्यूज है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन बिल लेट्स OTT ऑफ द हुक। तो अभी हमने मिनट में डिस्कस किया था कि OTT प्लेटफॉर्म के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेकर के, इस टेलीकम्युनिकेशन बिल में OTT प्लेटफॉर्म के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था। फाइनली ऐसा कहा जा रहा है कि जो नया टेलीकॉम बिल आया है जिसको लोकसभा में मंडे को टेबल किया है, सीक्स टू कीप द OTT सर्विसेज अवे फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ प्रपोज्ड लॉ इवन as it retain the power given to countries telecom regulator। तो इस नए बिल में गवर्नमेंट को पावर दी गई, हालांकि टेलीकम्युनिकेशन जो रेगुलेटर है उसके पास उसकी पावर मेंटेन करी गई, बट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर दी गई। गवर्नमेंट जब चाहे वो किसी भी टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर की जो सर्विसेज हैं, ब्रॉडबैंड है, उसको टेम्परेरी वापस ले सकता है किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में, या अगर उस स्पेक्ट्रम का यूजेस नहीं है तो जो नया बिल आया इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को पावर या कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा दी गई है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस बिल। इसके अलावा टेलीकॉम जो OTT हैं उनको भी इस पर्टिकुलर बिल से बाहर रखा गया है। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 that is given on page number 4 of business standard। export of 5 of top 10 nations rose in April to November। तो ये जो न्यूज़ है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा से रिलेटेड है। इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर के नवंबर तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के इनिशियल जो 8 महीने हैं उसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कैसा रहा, इसको लेकर के न्यूज़ है। तो ड्यूरिंग द इनिशियल 8 मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर हम देखें जो हमारे टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज थे उनमें से 5 ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ग्रो किया है। हालांकि अगर हम इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट को देखें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 2.8% तक कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब रिड्यूस किया है, डिक्लाइन किया। इस बार हमें अपने एक्सपोर्ट में 2.8% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा बाय कॉमर्स डिपार्टमेंट। लेकिन अगर हम डीपली एनालाइज करें इस डेटा को तो जो हमारे टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं उनमें से 5 से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो किया है। कौन से ऐसे 5 कंट्रीज हैं? सऊदी अरेबिया, चाइना, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड। तो इन 5 कंट्रीज से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो किया है। अगर हम इन 10 कंट्रीज का शेयर देखें तो हमारे टोटल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में, इंडिया का टोटल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में ये जो 10 कंट्रीज हैं, ये जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, ये 49 अप्रॉक्सीमेटली 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज। और अगर हम स्पेसिफिक कंट्री वाइज देखें तो एक्सपोर्ट टू नीदरलैंड जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है उसमें हमें 9.6% का ग्रोथ रेट देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली $13.5 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड टू नीदरलैंड।
हालांकि कमोडिटी वाइज और कंट्री वाइज डेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्रेड डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल डेटा को तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और मशीनरी में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडिया का जो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है दैट इज चाइना, उससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 4% ग्रो किया है। अप्रॉक्सीमेटली 10.3 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट इस पर्टिकुलर 8 महीनों में चाइना से किया है, जो कि पिछले टाइम से ईयर ऑन ईयर बेसिस के अगर देखें पिछले फाइनेंशियल ईयर से 4% ज़्यादा है। हालांकि अगर इकोनॉमी देखें चाइना के तो नेबरिंग कंट्री में जो डिमांड है वो थोड़ी सी स्लैश डाउन हुई, हालांकि फिर भी इंडिया ने मैनेज किया है एक डिसेंट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। दिस इज द ट्रेड मैट्रिक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा है जो हमारे टॉप 10 डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं। आप देख सकते हैं यूएस, यूएई, नीदरलैंड, चाइना, यूके, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। और इंपोर्ट में देख सकते हैं और कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, यानी अप्रैल से लेकर के नवंबर तक का डेटा दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डॉलर बिलियन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। डायरेक्ट टैक्स मॉप अप राइजेस 21% टिल December 17। तो ये जो न्यूज़ है ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड है। हालांकि पहले भी एंटिसिपेट किया है, हमने कई बार इस न्यूज़ को कवर भी किया है कि इस बार एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो टैक्स कलेक्शन है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, दोनों में ही हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। और अभी तक का अगर हम डेटा देखें यानी December 17 तक का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा देखें आफ्टर रिफंड, तो उसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 20.66% का इंक्रीज देखने को मिला है। अप्रॉक्सीमेटली 13.7 ट्रिलियन INR जो है वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है टिल December 17, यानी अप्रैल से लेकर के दिसंबर 17 तक जो कलेक्शन हुआ है वो 13.7 ट्रिलियन का हुआ है, जो कि पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड से अप्रॉक्सीमेटली 21% ज़्यादा है। और इसमें अगर इसको बाइफर्गेट करके हम देखें तो दिस पर्टिकुलर 21% इंक्रीज इज बैक्ड बाय 20% इंक्रीज इन एडवांस टैक्स रिवेन्यू। तो एडवांस टैक्स कलेक्शन जो होता है, जो कि क्वार्टरली भी पे किया जाता है, उसमें 20% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इकोनॉमी की रिकवरी है इंडिया में वो डिसेंट रही है। इसके अलावा टैक्स डिपार्टमेंट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे, टैक्स कंप्लायंसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर्स लिए थे, उनका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो जो बजटेड एस्टिमेट था 18.23 ट्रिलियन का फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, उसका अप्रॉक्सीमेटली 3/4 जो है वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है एज पर द रीसेंट डेटा। और जिस तरीके से 3.5 महीने बचे हैं और जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, उससे ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो टारगेट है 18.23 ट्रिलियन का, ये इंक्रीज करेगा। बजट जो है, जो टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स मॉपअप है, वो इससे ज़्यादा होगा। अगर ग्रोथ की बात करें तो बजट में अप्रॉक्सीमेटली 11.57% का ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन किया गया था डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर डायरेक्ट टैक्स को और स्पेशली जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनडायरेक्ट टैक्स का GST कलेक्शन, अगर इसको इंक्लूड किया जाए और इस कलेक्शन को देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो डिवोल्यूशन जो स्टेट्स को किया जाना है, जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, वो डिसेंटली गवर्नमेंट अचीव कर पाएगी। एंड दिस इज डिस्पाइट ड्वेंडलिंग डिसइन्वेस्टमेंट रेसीट, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट जो प्रोसीडिंग्स इस बार प्लान करी गई थी, जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान किया था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट के पास जो कलेक्शन आ रहा है टैक्स का, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन, वो एक अच्छा खासा अमाउंट है, जिससे गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को प्रॉपरली अचीव कर पाएगी और स्टेट्स को भी हेल्प कर पाएगी कि वो अपना 5.9% ऑफ GDP फिस्कल डेफिसिट टारगेट मेंटेन करें। सो दिस इज ऑल अबाउट बीटिंग द एस्टिमेट्स। कलेक्शन आप देख सकते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स एंड टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में, कितना बजटेड था, कितना एक्चुअल किया गया है कलेक्शन। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। सेबी में इज र्यूमर वेरिफिकेशन नॉर्म्स। रिसेंटली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स नोटिफाई किए थे फॉलोइंग द अमेंडमेंट टू लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट LODR में अमेंडमेंट के बाद में सेबी ने कुछ डिस्क्लोजर के नॉर्म्स और रूल्स को मॉडिफाई किया था। और हालांकि उस पर्टिकुलर नॉर्म और डिस्क्लोजर के जो नए रूल्स आए थे उनको लेकर के इंडस्ट्री से हमें पुशबैक देखने को मिला था। कई सारे जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस थे उन्होंने बताया कि जो डिस्क्लोजर
नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, ये डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट हैं। हालांकि जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को लेकर के ये डिस्क्लोजर नॉर्म्स जो थे सेबी ने फ्लोट किए थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन डिस्क्लोजर नॉर्म्स को फिलहाल के लिए रिलैक्स कर सकता है around the rumor verification to help the smooth implementation of ease of compliances. So compliances को improve करने के लिए probably disclosure related जो norms हैं उनको ease out किया जा सकता है, और जो भी इंडस्ट्री के अपने रिजर्वेशंस हैं उनको हैंडल कर सकती है, उनको एड्रेस कर सकती है सेबी। तो फिलहाल के लिए रूमर वेरिफिकेशन नॉर्म्स जो हैं वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को अवॉइड करने के लिए जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है फिलहाल के लिए उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफर किया जा सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वर्स्ट ऑफ लिक्विडिटी डेफिसिट मे बी ओवर। तो वर्स्ट सिचुएशन फॉर लिक्विडिटी डेफिसिट मे बी ओवर एज पर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नल दिया है कि वो अपकमिंग टाइम्स में जो बैंक्स हैं उनको BRR ऑक्शंस के थ्रू हेल्प करेगी। तो जो वर्स्ट ऑफ लिक्विडिटी डेफिसिट है वो उसकी जो सिचुएशन, जो इसमें लिक्विडिटी डेफिसिट की सिचुएशन चल रही है डिस्पाइट ऑफ हैवी आउटफ्लो शेड्यूल ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है, क्योंकि सेबी आरबीआई ने इंडिकेट किया है दैट आरबीआई मे बी और माइट बी गोइंग फॉर VRR ऑक्शन टू सपोर्ट द कमर्शियल बैंक। इसके अलावा जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी ये एंटिसिपेशन है, क्योंकि आरबीआई तो VRR ऑक्शन के लिए जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी क्राइसिस की सिचुएशन हमें रीसेंट टाइम में देखने को मिली थी वो थोड़ी सी रिकवर कर सकती है। अप्रॉक्सीमेटली ₹4 ट्रिलियन वर्थ का जो आउटफ्लो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द एडवांस टैक्स एंड GST पेमेंट इन अपकमिंग दिसंबर मंथ। और इसके अलावा आरबीआई भी इस पर्टिकुलर ऑक्शन के लिए जा सकता है। तो जो वर्स्ट लिक्विडिटी की सिचुएशन थी, क्राइसिस थी, वो अब ओवरकम हो सकती है एज पर द रीसेंट इन्फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अंबुजा सीमेंट टू पंप ₹600 करोड़ इनटू RE प्रोजेक्ट। तो अडानी प्रमोटेड अंबुजा सीमेंट ने मंडे को अनाउंस किया है कि वो 6000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। किस चीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1K मेगावाट 1000 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं फॉर कैप्टिव कंजप्शन, नॉट फॉर कमर्शियल, फॉर कैप्टिव कंजप्शन। और उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अंबुजा कर सकती है। तो कंपनी ने बोला कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरनल एक्रूअल्स के थ्रू अरेंज किया जाएगा, जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है, और 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया, या जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है कंप्लीट कर ली जाएगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रही है, और एक ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट है जो कंपनी प्लान कर रही है। हालांकि कमर्शियल के लिए नहीं, इट इज फॉर कैप्टिव कंजप्शन, लेकिन इट इज अ वेरी बिग बूस्ट फॉर रिन्यूएबल सेक्टर इन इंडिया। अगर कंपनीज अपने खुद के कंजप्शन के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करें तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट पर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। शुगर प्रोडक्शन डिप्स अप टू 11% ऑन डीलेड स्टार्ट ऑफ मिल्स। तो जैसा कि एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस बार इस शुगर ईयर में जो शुगर प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स। उसी के लाइन में हम इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो शुगर प्रोडक्शन है इंडिया में वो और ज़्यादा फॉल कर सकता है टिल द दिसंबर मंथ। तो जो रीसेंट डेटा आ रहा है, जो रीसेंट नंबर्स आ रहे हैं इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ISMA और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज NFSCSF का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो शुगर प्रोड्यूस करी गई वो पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड से सिग्निफिकेंटली कम है। अगर हम ISMA का डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग 9.2% डिक्लाइन हमें शुगर प्रोडक्शन में देखने को मिला है टिल December 15 डेटा, और यही सेम ट्रेंड हमें NFSCSF के डेटा में देखने को मिल रहा है। तो और उसका रीजन ये कहा जा रहा है कि जो मिल्स हैं वो डिले स्टार्ट हुई हैं। क्यों डिले स्टार्ट हुई? बिकॉज उनके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो शुगर का प्रोडक्शन है वो 11% तक डिक्लाइन किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 2023 रेगुलेटरी रोलर कोस्टर फॉर लाइफ इंश्योरर्स। तो ये भी एक तरह की न्यूज़ एनालिसिस है जहां पर इस फाइनेंशियल ईयर में इस कैलेंडर ईयर में, नॉट फाइनेंशियल ईयर, इस कैलेंडर ईयर करंट ईयर में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें किस तरह के चेंजेस लाए गए रूल्स रेगुलेशन में, उसको डिस्कस किया गया है और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंश्योरेंस सेक्टर में क्या पड़ने वाला है
उस पर डिस्कशन किया गया। तो फरवरी 2023 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टैक्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो उस पर टैक्स इम्पोज किया था। मार्च 23 में IRDAI ने एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट लिमिट्स और डीरेगुलेशन ऑफ कमीशन को लेकर के नया रूल लाया था। इसके अलावा जून में नई जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं लाइफ इंश्योरेंस उनको एंट्री मिली थी। अक्टूबर में टास्क फोर्स रिव्यू किया गया था। नवंबर में IRDA ने टास्क फोर्स का एग्जामिनेशन DPDP एक्ट के तहत उसको फिर रिव्यू किया था। तो कई सारे चेंजेस दिसंबर में भी इसी तरीके से प्रोडक्ट वैल्यू को लेकर के और डिस्क्लोजर को लेकर कई सारे रूल्स लाए गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंटायर 2023 रहा ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक रोलर कोस्टर राइड रही। कई सारे रेगुलेशन फ्रॉम टैक्सिंग हाई वैल्यू पॉलिसीज टू रेजिंग द सरेंडर वैल्यूज उन सब में चेंजेस किए गए। और कहा जा रहा है कि जो जितने भी चेंजेस आए हैं जो भी नॉर्म्स और रेगुलेशंस में चेंजेस आए हैं ये आगे आने वाले टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर को मोर स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे। तो जितने भी ये चेंजेस लाए गए हैं मंथ वाइज अगर आप देखें इनमें से कुछ चेंजेस जो इंडस्ट्री ने वेलकम किए हैं, कुछ चेंजेस को लेकर के इंडस्ट्री के अपने रिजर्वेशन थे। ओवरऑल एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना कहना है कि ये जो इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जिसकी वजह से आगे आने वाला टाइम उनका इम्पैक्ट करेगा, आगे आने टाइम उनका बिजनेस जो है सेक्टर में वो इम्पैक्ट करेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस